Hello, welcome to the online learning platform of Udan Career Institute Motera. Dear students, currently we are discussing the topic dual nature of matter. बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट. So first of all, the question arise in our mind, why this experiment was performed? ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? So answer is that this experiment was performed to prove that fast moving electron has wave nature associated with it. तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया गया कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है. तो बच्चों हमें पता है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उनके पास वेव नेचर होता है, लेकिन डी ब्रोगली के पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं था. उन्होंने ये चीज दुनिया के सामने रखी थी, लेकिन उनके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं था. तो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया गया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है, ये चीज डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट में प्रूव की गई. सो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन शोज द डिफ्रैक्शन विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव. तो ये एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया गया है बच्चों कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन दिखाता है. और डिफ्रैक्शन क्या है बच्चों? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव. जब भी कोई वेव होता है वो इसके पास और वही डिफ्रैक्शन दिखाता है. तो एनी वेव शोज द डिफ्रैक्शन. ओके, सो द डिफ्रैक्शन फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद द वेव. ओके, तो अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन दिखाते हैं इसका मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है. बच्चों जीपी थॉमसन ने भी ये चीज प्रूव की थी कि पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है. मतलब जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उनके पास वेव नेचर होता है. ये चीज जीपी थॉमसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये चीज प्रूव की थी. लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ हमें डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करना है, हमें जीपी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस नहीं करना है. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट. तो बच्चों पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में. तो आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे फिलामेंट है और फिलामेंट को हमने लो टेंशन बैटरी के साथ कनेक्ट किया है. लो टेंशन बैटरी मतलब लो वोल्टेज बैटरी. और जब भी फिलामेंट को हम लो टेंशन बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिलामेंट विल गेट्स हीटेड. फिलामेंट गर्म होगी और गर्म होने से वो क्या करेगी बच्चों? यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा. बिकॉज ऑफ द थर्मो आयोनिक एमिशन इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड. तो ये जो फिलामेंट है वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे. अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुए हैं वो सब डिरेक्शन में एमिट होंगे. तो बच्चों उसको क्या करना है? हमें एक पर्टिकुलर डिरेक्शन में एक्सेलरेट करवाना है. तो पर्टिकुलर डिरेक्शन में एक्सेलरेट करवाने के लिए हम यहाँ पे एनोड के साथ पॉजिटिव सप्लाई देंगे. एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई होगा बच्चों वो हाई टेंशन बैटरी से हम देंगे. मतलब वो पॉजिटिव सप्लाई का वोल्टेज लेवल हाई होगा. तो बच्चों ये पॉजिटिव सप्लाई की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव सप्लाई एंड दे विल बी एक्सिलरेटेड टुवर्ड्स द निकल क्रिस्टल. तो यहाँ पे एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बीम. और वो इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ पे टकराएंगे? निकल क्रिस्टल पे जाके टकराएंगे. तो बच्चों आफ्टर इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम द इलेक्ट्रॉन विल बी स्कैटर्ड बाय द एटम्स ऑफ दिस निकल क्रिस्टल इनटू डिफरेंट डायरेक्शन. तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट हुआ है वो निकल क्रिस्टल की एटम से स्कैटर्ड होंगे अलग अलग डिरेक्शन में. और वो जो अलग अलग डिरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए हैं that electron will be collected by movable collector. तो इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड हुए हैं उसको हम डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम बोलेंगे. that will be collected by movable collector. यहाँ पे मूवेबल कलेक्टर होगा जो ऐसे रोटेट करता रहेगा, ऊपर नीचे ऐसे रोटेट करता रहेगा. और जो इलेक्ट्रॉन बीम जो स्कैटर्ड है उसको वो क्या करेगी? कलेक्ट करेगी. बच्चों यहाँ पे मूवेबल कलेक्टर पे गैल्वेनोमीटर है. अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है बच्चों? करंट को डिटेक्ट करना. गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट को डिटेक्ट करना.
तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात करूं तो गैल्वेनोमीटर में बच्चे एक पॉइंटर होता है और ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है करंट के मैग्नीट्यूड के हिसाब से। अगर करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलेगा, अगर करंट का मैग्नीट्यूड कम है तो डिफ्लेक्शन कम मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी के हिसाब से ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स सपोज मान लो कि ये डायरेक्शन में, यहाँ पे जब मूवेबल कलेक्टर है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलेगा। सपोज मान लो कि मूवेबल कलेक्टर यहाँ पे है, मूवेबल कलेक्टर यहाँ पे है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कम है तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन कम मिलेगा। क्लियर हुआ? ओके। तो ये मूवेबल कलेक्टर का काम एक ही है कि अलग अलग डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए हैं उनकी इंटेंसिटी को मेजर करना। क्लियर हो गया बच्चों? एंड ये एक्सपेरिमेंट बच्चों अलग अलग वोल्टेज लेवल के लिए परफॉर्म किया गया है। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म फॉर डिफरेंट एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे जो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है उनको वेरी किया गया और फॉर डिफरेंट एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को मेजर किया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व हुई कि फॉर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल रेंज दैट इज 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी वॉज ऑब्जर्व। मतलब जब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ये रेंज में था उस टाइम पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड हुए उनकी इंटेंसिटी सिग्निफिकेंट थी। क्लियर? एंड दिस एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो भी रीडिंग्स यहाँ पे उन्होंने लिए एक्सपेरिमेंट में, दैट रीडिंग वेर टेकन एज अ फंक्शन ऑफ फाई। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मेजर की। ओके। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट डेविसन जर्मर मेजर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल फाई। मतलब ये एंगल फाई जो है उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, और ये अलग अलग एंगल के लिए इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मेजर की गई। मतलब ये मूवेबल कलेक्टर ऐसे रोटेट किया तो एंगल फाई चेंज हुआ और अलग अलग वैल्यू के लिए फाई की इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मेजर की गई। ओके। व्हाट इज फाई? फाई इज नोन एज अ स्कैटरिंग एंगल विच इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम। तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीच का जो एंगल है फाई। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन बीम और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है, ये दोनों के बीच का एंगल फाई। जब मूवेबल कलेक्टर यहाँ पे, अगर मूवेबल कलेक्टर यहाँ पे होगा तो फाई की वैल्यू चेंज होगी। तो एज द मूवेबल कलेक्टर रोटेट्स द वैल्यू ऑफ फाई विल चेंज एंड accordingly the electron intensity will also gets changed। क्लियर हो गया? ओके। अब हम उसके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो ये दिस आर द रिजल्ट्स दैट आर प्लॉटेड ओके एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल दैट इज एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। तो आप देख सकते हो ये फिगर में कि इन फिगर नंबर सी, इन फिगर सी व्हेन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इज 54 वोल्ट एंड the scattering angle is 50 degree, the maximum electron intensity was observed। मतलब जब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट था एंड स्कैटरिंग एंगल जब 50 डिग्री था उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मैक्सिमम ऑब्जर्व हुई। और बाकी के पोटेंशियल पे, बाकी के पोटेंशियल की वैल्यू के लिए इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ओके। इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी वॉज लेस। तो बच्चों ये रेंज में सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी मेजर हुई, लेकिन ये रेंज में भी 54 वोल्ट पे जब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट था एंड स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री था उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी मैक्सिमम थे। तो ये रिजल्ट था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का। क्लियर होगा? तो रिजल्ट क्या है? वंस अगेन द सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी और स्ट्रॉन्ग पीक of the diffraction was observed at the accelerating potential of 54 volt and scattering angle of 50 degree।
ओके, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 550 डिग्री था एंड ये 54 वोल्ट था, तब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी ऑब्जर्व हुई, और दूसरे एंगल पे इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब अगर फाई इज इक्वल टू लेट्स मान लो कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे इतनी इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं थी, और मान लो कि फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? 50 डिग्री पे। क्लियर? तो उसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक पर्टिकुलर डिरेक्शन में इंटेंसिटी मैक्सिमम है और बाकी की डिरेक्शन में इंटेंसिटी मिनिमम है। तो बच्चों इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है इंटरफियरेंस। तो इसका रीजन है बच्चों इंटरफियरेंस। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसिडेंट होता है बच्चों, तो जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम होती है उनके बीच में इंटरफियरेंस होता है। उनके बीच में क्या होता है बच्चों? इंटरफियरेंस होता है। और इंटरफियरेंस कुछ जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है, कुछ जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है। जिस जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, जिस डायरेक्शन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है वहां पे इंटेंसिटी मिनिमम मिल रही है। बराबर है। और इंटरफियरेंस के बारे में तो आपने पढ़ा है बच्चों, 11th में वेव चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मतलब जो इंटेंसिटी मैक्सिमम, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मतलब इंटेंसिटी मिनिमम। क्लियर? और बच्चों इंटरफियरेंस किसके बीच में होता है बच्चों? वेव के बीच में। इंटरफियरेंस इज द फिनोमिना एसोसिएटेड विद द वेव। इंटरफियरेंस इज द फिनोमिना एसोसिएटेड विद द वेव। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक करता है तो उसके पास वेव नेचर होता है, और वेव नेचर की वजह से इंटरफियरेंस होता है, और इंटरफियरेंस की वजह से in particular direction we have the constructive interference and in the other direction we have the destructive interference। क्लियर हुआ बच्चों? तो इंटरफियरेंस ये चीज दिखाता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। डन? वेरी गुड। अब बच्चों रिजल्ट क्या मिला? द मैक्सिमम intensity obtained in particular direction is due to the constructive interference of the electrons scattered from the different layers of the regularly spaced atoms of the crystal। अब बच्चों ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की कंडीशन क्या है? मतलब जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो जब स्कैटर्ड होती है एटम से, निकल क्रिस्टल के एटम से, तो उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कब होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कब होगा? तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की कंडीशन बच्चों ये है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और इसको हम बोलते हैं ब्रेग्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेग्स लॉ। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस? 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो बच्चों इसका मैं आपको मतलब व्हाट इज दिस कंडीशन मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे देख लो बच्चों कि ये जो डॉटेड लाइंस है ये सब दिस आर द लेयर्स ऑफ द एटॉमिक क्रिस्टल। एटॉमिक लेयर है, क्रिस्टल के एटॉमिक लेयर है। तो आप देख सकते हो ये एक इलेक्ट्रॉन बीम है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन बीम है। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम यहां से स्कैटर्ड होता है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन बीम यहां से स्कैटर्ड होता है बच्चों। ओके, तो जब ये 2d sin थीटा क्या है बच्चों? ये पाथ डिफरेंस है। क्या है बच्चों? पाथ डिफरेंस। किसके बीच का? ये दो इलेक्ट्रॉन बीम के बीच का पाथ डिफरेंस। सो 2d sin थीटा इज द पाथ डिफरेंस। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन बीम है, उनके बीच का पाथ डिफरेंस जब n लैम्डा जितना होगा तब उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी पाथ डिफरेंस वाली दो बीम, तो उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि पाथ डिफरेंस 2d sin थीटा कैसे है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बीम है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन बीम है। तो ये दोनों बीम के बीच में डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस कितना है? इतना। सेकंड बीम को इतना डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ता है कंपेयर टू फर्स्ट बीम। तो ये क्या होगा? दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस। ये डिस्टेंस कितना है? d sin थीटा है। ये भी डिस्टेंस d sin थीटा है, ये भी डिस्टेंस d sin थीटा है। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हुआ बच्चों दोनों के बीच में? 2d sin थीटा। तो जब पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा दो बीम के बीच में और मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन की। और जब दो बीम
के बीच का पाथ डिफरेंस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस नहीं होगा। बच्चों डी क्या है? स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक लेयर्स, ये एटॉमिक लेयर के बीच का डिस्टेंस है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एटॉमिक लेयर, ये एंगल थीटा है। ओके, एंड व्हाट इज एन? एन इज द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की वजह से जो हमें मैक्सिमा मतलब जो इंटेंसिटी मिलती है उसका ऑर्डर है, मैक्सिमा का ऑर्डर है। एन इज इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कब होगा? जब दो बीम के बीच का पाथ डिफरेंस एन लैम्डा जितना होगा तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे कि ये फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पे, फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पे हमें जो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो बच्चों निकल क्रिस्टल के लिए जो डी होता है स्मॉल डी, उसकी वैल्यू है 0.91 एंगस्ट्रॉम। हमें मेजर क्या करना है बच्चों? लैम्डा। तो लैम्डा हमें कहाँ से मिलेगा? ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की कंडीशन है ब्रैग्स लॉ, उससे हमें लैम्डा मिल जाएगा। यहाँ पे हम लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? डी पता होना चाहिए। तो निकल क्रिस्टल के डी की वैल्यू क्या है बच्चों? 0.91 एंगस्ट्रॉम। थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द, ये एंगल बिटवीन द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम एंड एटॉमिक लेयर, एटॉमिक लेयर के दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर थीटा की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू पता है और एन की वैल्यू पता है तो हम लैम्डा इजीली फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पे एन की वैल्यू हम 1 कंसीडर करेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कंसीडर करेंगे तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मुझे डी की वैल्यू पता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि ये फाई क्या होता है बच्चों? फाई। तो व्हाट इज फाई? फाई इज द एंगल बिटवीन द, फाई इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम। यहाँ पे देखो इस फिगर में फाई इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम एंड डिफ्रैक्टेड और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम। तो यहाँ पे देखो ये एटॉमिक लेयर है, ये निकल क्रिस्टल है। तो निकल क्रिस्टल में ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है और ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम है। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों? फाई। अगर मैं सिमेट्री कंसीडर करूं तो ये इतना एंगल 5/2 हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा बच्चों 5/2। तो ये पूरा एंगल जो है वो फाई, इतना 5/2 और इतना 5/2। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ कि ये कितना हो गया? ये 90 डिग्री हो गया, मतलब 5/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहाँ पे हो रहा है? फॉर फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पे। तो फाई की जगह पे 50 डिग्री रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25। थीटा प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या कितनी मिल जाएगी ये एक्सपेरिमेंट में? 65 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू पता है, एन की पता है, तो ये सब वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 1.65 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बीम मिल रही है, इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी मिल रही है, उसकी वैल्यू है 1.65 एंगस्ट्रॉम। उसकी वेवलेंथ की वैल्यू है 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब बच्चों हम चेक करते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिली है वो हमारे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की वैल्यू के साथ मैच होती है। तो हम लैम्डा की वैल्यू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की वेवलेंथ के साथ मैच होती है कि नहीं। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से लैम्डा का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए 12.3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वी। तो वी की जगह पे क्या आएगा बच्चों? 54 वोल्ट, बिकॉज 54 वोल्ट पे हमें मैक्सिमम और कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिल रहा है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी मिल रही है। तो वी की जगह पे 54 वोल्ट रखेंगे और सॉल्व करेंगे इसको तो हमें मिलेगी हम वेवलेंथ 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों ये थियोरिटिकल वैल्यू है लैम्डा की और ये प्रैक्टिकल वैल्यू। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थियोरिटिकल वैल्यू के साथ मैच हो रही है। मतलब इसका ये हुआ बच्चों कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज वैलिड, मतलब वो सही है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच कर रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था बच्चों डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में सिर्फ
हमें इतनी चीज याद रखनी है बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम है उनके बीच में इंटरफियरेंस हो रहा है, और इंटरफियरेंस किसकी प्रॉपर्टी है? इंटरफियरेंस इज द फिनोमिना एसोसिएटेड विद द वेव। मतलब यहाँ पे इंटरफियरेंस हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बीम जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उनके पास वेव नेचर है। क्लियर हो गया? और रिजल्ट क्या है एक्सपेरिमेंट का कि सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी वाज ऑब्जर्व एट एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ 54 वोल्ट एंड स्कैटरिंग एंगल ऑफ 50 डिग्री। तो मतलब एट एंगल 50 डिग्री पे ही क्यों हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है? बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। मतलब यहाँ पे जो ये दो बीम के बीच में जो इंटरफियरेंस हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कौन सी डायरेक्शन में है? फॉर फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की कंडीशन क्या है बच्चों? पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन बीम इज इक्वल टू एन लैम्डा। 2d साइन थीटा जो है वो पाथ डिफरेंस है, वो कितना होना चाहिए? एन लैम्डा जितना होना चाहिए। ओके, तो मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, जहां पे सेटिस्फाई हो रही है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिल रहा है, जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिल रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस अबाउट द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर in our next video lecture. Thank you very much.